नमस्कार आप सभी को। चलिए धीरे धीरे उपस्थित हो रहे हैं, सभी उपस्थित हो जाएं। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं जिससे चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। और बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के अध्ययन के क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं। विशेष रूप से आप कह सकते हो जो आज के करंट अफेयर्स हैं ये पिछले 1 से 2 माह पुराने हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि जो आज करंट अफेयर्स आप देखने जा रहे हो ये आपके दिसंबर और नवंबर माह के घटनाक्रम है जो बिहार राज्य से जुड़ते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उपस्थित हो जाएं जिससे चर्चा को आगे बढ़ा सकें हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकें। चलिए सबसे पहले बात आती है पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रही है। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको मिल जा रही है आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, और जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि करंट अफेयर्स में भी ई विकल्प रखें, तो आपकी इच्छा के अनुरूप आपकी बातों को मानते हुए यहाँ पर ई विकल्प अब आपके प्रश्न में दे दिया गया है। और कई सारे प्रश्न मैंने इस तरह से डिजाइन किए हैं जिनमें ई विकल्प भी सही है। तो आपको यह मानकर चलना है कि आज जो प्रश्न आप देख रहे हैं इनमें ई विकल्प भी कुछ प्रश्नों में सही हो सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जवाब आपको देना है। पूछा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने युगांडा पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। बिहार के किस खिलाड़ी ने युगांडा पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। आप जानते हैं युगांडा एक देश है अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। हमारे देश के साथ, भारत के साथ है युगांडा के मित्रवत संबंध भी हैं, राजनयिक संबंध भी अब प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बताएं ये जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है संबंधित खिलाड़ी का नाम देके कि संबंधित खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बने। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अरबाज अंसारी, क्योंकि इनका नाम है अरबाज अंसारी, अरबाज अंसारी जो कि बिहार से संबंधित हैं, ये कौन सा खेल खेलते हैं। तो आपको जवाब देना है अरबाज अंसारी जो हैं ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, जिन्होंने ए विकल्प का चुनाव किया बेहतर है। अब यहाँ पे दूसरा नाम आप देख रहे होंगे डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। क्या आप में से किसी को इनके बारे में कुछ याद आ रहा है? डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा के बारे में क्या कुछ याद आ रहा है? पिछले 1 से 2 माह में इनके बारे में कुछ आपने सुना है तो बताएं। देखो ये डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा जो हैं ये बिहार के युवा वैज्ञानिक हैं। क्या हैं? बिहार के युवा वैज्ञानिक हैं। और हाल ही में डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा के द्वारा, इनकी टीम के द्वारा बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई तकनीकी को विकसित किया गया है। क्या किया गया है? बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई तकनीक को विकसित किया है डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा ने, इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिल रहे हैं प्रमोद भगत। क्या कोई प्रमोद भगत के नाम से वाकिफ है? प्रमोद भगत को कितने लोग जानते हैं बताएं। किस क्षेत्र से ये जुड़े हैं? यदि कोई बता दे तो बहुत ही खुशी की बात होगी। आपको बता दें प्रमोद भगत का नाम इसलिए यहाँ पर मैंने रखा है क्योंकि पिछले दिनों इनको मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। बिहार से इनका संबंध है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका होमवर्क है आज का, नोट कर लीजिएगा। आपका होमवर्क है कि प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलते हैं। प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलते हैं ये आप बताओगे। चौथे नंबर पर यहाँ पे लिखा है रवि भूषण पांडे। रवि भूषण पांडे की यदि हम बात करें तो चेतन चौहान स्मृति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। किससे? चेतन चौहान स्मृति सम्मान, याद रखिएगा, चेतन चौहान
स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चेतन चौहान स्मृति सम्मान से रवि भूषण पांडे को सम्मानित किया गया है। तो कहने का मतलब है कि आज ज़्यादातर प्रश्न जो आप देखोगे उनके उत्तरों से भी आपको कुछ ना कुछ फैक्ट मिलेगा, उनके विकल्पों से भी कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी, उसको भी आपको अपने मन मस्तिष्क में रखना है। तो याद रखना है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने युगांडा पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता? अरबाज अंसारी ने जीता। उज्जवल वर्मा क्या है? डॉक्टर उज्जवल वर्मा युवा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई तकनीकी को विकसित किया है। प्रमोद भगत क्यों यहाँ पे लिखा है? क्योंकि प्रमोद भगत को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और मैंने आपसे पूछा है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। चौथे नंबर पर है रवि भूषण पांडे, और रवि भूषण पांडे को चेतन चौहान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला? हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला? बताएं, बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला? और यहाँ पे बात हो रही है स्वच्छ सर्वेक्षण की। आप जानते हैं पिछले दिनों मैंने बताया भी था कि आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय है, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, और आवासन और शहरी विकास मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। इनका नाम आपको याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी। और इसी संस्था द्वारा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण जारी किया जाता है और 20 नवंबर 2021 को ये सर्वेक्षण जारी किया गया। ठीक है, 20 नवंबर 2021 को ये सर्वेक्षण जारी किया गया और उसी के आधार पे आपको बताना है कि बेस्ट फीडबैक वाला इनमें से कौन सा है, बेस्ट फीडबैक वाला जिला कौन सा है, बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा, याद होना चाहिए, बताएं। देखो इसका सही उत्तर है सुपौल। ठीक है, सुपौल याद रखना है, सुपौल याद रखना है। क्यों? क्योंकि बिहार का ये जो जिला है सुपौल, इसको बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें स्वच्छ सर्वेक्षण की, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो राज्यों की रैंकिंग बनाई गई है उनमें ओवरऑल में बिहार का स्थान क्या है, उस रैंकिंग में, स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में बिहार का ओवरऑल स्थान क्या है, तो आपको बताना है बिहार का स्थान है 17वां और बिहार नागालैंड के साथ संयुक्त स्थान पर है। याद रखिएगा, बिहार नागालैंड के साथ 17वें स्थान पर बना हुआ है, संयुक्त स्थान पर बिहार और नागालैंड हैं। पहले क्या रैंकिंग थी, यदि हम बात करें पिछले रैंकिंग में बिहार की, तो पिछले रैंकिंग में बिहार की थी 24वीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिहार की रैंकिंग में सुधार आपको अवश्य देखने को मिल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यों की रैंकिंग में टॉप पर कौन है, राज्यों की रैंकिंग में टॉप पर कौन है, तो आपको बता दें राज्यों की रैंकिंग में टॉप पर है छत्तीसगढ़, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ टॉप पर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंतिम पायदान पर कौन है, तो अंतिम पायदान पे 28वां नंबर पे है पश्चिम बंगाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल 28वें स्थान पर है, अंतिम स्थान पर है। तो राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ टॉप पे है, अंतिम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बिहार का क्या कोई शहर है, क्या कोई बिहार का शहर है जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची जारी की गई है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जब आबादी वाले शहरों की बात करते हैं तो 44वीं रैंक आती है पटना की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें गंगा शहर के, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर के, तो वो चीज़ आपको लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार भी इसको मैंने आपको बताया था कि 10 लाख से ज़्यादा, आप कह सकते हो ये तो हो गया आपका पटना, गंगा के किनारे जो 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं उसमें पूरे भारत में दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो आता है मुंगेर,
तीसरे स्थान पर आता है पटना। किसमें? 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले गंगा शहरों की जब हम बात करते हैं तो मुंगेर दूसरे पर, पटना तीसरे पर। यदि हम बात कर लें कि 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों की, तो 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों की जब आप बात करते हो तो सोनपुर का नाम याद रखना है। सोनपुर चौथे स्थान पर है। ठीक है, सोनपुर चौथे स्थान पर है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कम से कम आप जितना याद कर सको उतना पता होना चाहिए। समग्रता से बिहार राज्य की रैंकिंग क्या है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। और यदि किसी भी क्षेत्र में बिहार ने बेहतर प्रगति किया है तो उसमें उसकी क्या रैंकिंग है ये आपसे अपेक्षा होती है कि आप बता सकें, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है पटना। दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है पटना, तो पटना के बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, कोविड-19 टीकाकरण की दर को बढ़ाने के लिए, कोविड-19 टीकाकरण की दर को बढ़ाने के लिए पटना प्रशासन ने क्या किया था? लकी ड्रॉ शुरू किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है रोहतास। रोहतास क्यों इन दिनों चर्चा में था? क्योंकि रोहतास में पहली बार, ठीक है, रोहतास में पहला बटरफ्लाई पार्क बन रहा है। पूछा जा सकता है भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो रोहतास में बन रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ लास्ट में दिया हुआ है बेगूसराय। बेगूसराय के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में पिछले 2 महीने पहले, आप कह सकते हो 2 महीने नहीं हुए होंगे, एक विस्फोट हुआ था जम्मू कश्मीर में। और वो जो विस्फोट हुआ था, जम्मू ब्लास्ट हुआ था, वहां पर लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद हुए थे। और ये जो लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार हैं, इनका संबंध है बेगूसराय से। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का संबंध किस जिले से है? तो आपको बताना है बिहार से। रोहतास क्यों याद रखना है? क्योंकि पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में बनाया जाएगा। पटना क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि पटना शहर में, आप कह सकते हो पटना जिले के निवासियों में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जागरूकता का प्रसार, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए लकी ड्रॉ भी शुरू किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खगड़िया जिले के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ है? खगड़िया जिला के किस खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ है? बताना है, बताएं किसका चयन हुआ है, यह आपको बताना है। किसका चयन हुआ है यह आपको बताना है। खगड़िया जिला का वह खिलाड़ी कौन सा है जिसका चयन राज्य स्तरीय क्रिकेट के अंडर 25 टीम में हुआ है? विश्वजीत पिंचू गोचाला, प्रमोद भगत, पल्लवी राज, महेंद्र झा। बताएं इनमें से कौन सा सही है? चलिए जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए। चलें, इसका सही उत्तर है विश्वजीत पिंचू गोचाला। इसका नाम आपको याद रखना है, विश्वजीत पिंचू गोचाला। इनको अंडर 25 राज्य स्तरीय जो क्रिकेट टीम है उसमें जगह मिली है। ठीक है, खगड़िया के निवासी हैं। इसके बाद फिर से नाम आ गया प्रमोद भगत का। हम रटा, आज मुझे लगता है कि आप रट ही जाएंगे। प्रमोद भगत का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, इसलिए इनका नाम याद रखना है। फिर इसके बाद आ रहा है पल्लवी राज। पल्लवी राज क्यों याद रखना है? एक होती है किक बॉक्सिंग, एक होती है किक बॉक्सिंग। ठीक है, तो पल्लवी राज जो हैं ये किक बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। ठीक है, पल्लवी राज जो हैं ये किक बॉक्सिंग की प्लेयर हैं और हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार की किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग अंडर 16 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको जवाब देना है पल्लवी राज। ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आपको देखने को मिल रहा है महेंद्र झा। डॉक्टर महेंद्र झा, इनका पूरा नाम है डॉक्टर महेंद्र झा। यदि किसी को जानकारी है इनके बारे में तो बताएं। डॉक्टर महेंद्र झा,
इनको हाल ही में कृति नारायण मिश्र, नोट कर लीजिएगा, कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान से महेंद्र झा को सम्मानित किया गया है। यह नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि खगड़िया जिले के खिलाड़ी विश्वजीत पिंचू गौचाला को जो है अंडर 25 में चयन इनका हुआ है। दूसरा आपने देखा प्रमोद भगत, आपने क्यों जाना प्रमोद भगत को, आपने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। पल्लवी राज के बारे में आपने देखा कि वर्ल्ड किक बॉक्सिंग अंडर 16 जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो विशेष रूप से जब किसी खिलाड़ी की बात होती है ना, तो उसका खेल साथ साथ नाम दोनों पता होना चाहिए। खेल भी पता होना चाहिए कौन सा है, नाम भी पता होना चाहिए कौन सा है, और यदि आप याद कर सको तो लेटेस्ट जिस प्रतियोगिता में उन्होंने पुरस्कार जीता है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में किस व्यक्ति को चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, बताएं। देखो, इस तरह की जो प्रश्न होते हैं, सम्मान पुरस्कार वाले जो प्रश्न होते हैं, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसका जवाब हर कोई नहीं दे पाता है। लेकिन आप लगातार ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आज़ाद संस्थान से जुड़े हुए हैं, और लगातार आप एक निश्चित समय पर, आप कह सकते हो रात्रि 11 बजे पढ़ने के लिए आ रहे हो। इस भीषण ठंड में यदि हम कहें तो रात्रि 11 बजे पढ़ने के लिए आ रहे हो, आप लाइव सेशन पर उपस्थित हो रहे हो, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को हल कर सकें, ये हमारा प्रयास है और इसी को लेकर इस प्रकार के प्रश्नों को भी इसमें जगह दी जा रही है। बताएं, हाल ही में किस व्यक्ति को चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रतिभा स्मृति, डॉक्टर राम जन्म मिश्र, रवि भूषण पांडे, शंभू कुमार। बताएं, बताएं इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है। देखो, इसका सही उत्तर है रवि भूषण पांडे, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहां पे एक नाम है डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। क्या आप जानते हैं डॉक्टर प्रतिभा स्मृति को? विशेष रूप से डॉक्टर प्रतिभा स्मृति एक लेखिका हैं और इनकी एक कविता है, अक्सर पूछी जाती है, उसका नाम है मैं और मेरी अल्हड़ कविता। मैं और मेरी अल्हड़ कविता, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर प्रतिभा स्मृति की लिखी हुई पुस्तक है मैं और मेरी अल्हड़ कविता। इसके बाद अगला नाम है डॉक्टर राम जन्म मिश्र। डॉक्टर राम जन्म मिश्र की बात करें तो इनको एक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राम जन्म मिश्र को। ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राम जन्म मिश्र को, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका एक नाम देखने को मिल रहा है शंभू कुमार। शंभू कुमार को भूलिएगा मत भैया। शंभू कुमार जो हैं, इन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। कैसे? बिगुल बजाकर, क्योंकि ये सेना से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बिगुल बजाकर, बिगुल बजाने में अपना नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय सेना से संबंधित है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। बिहार से संबंधित हैं, बिहार के लोगों के बारे में, बिहार की घटनाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनके बारे में चर्चा की गई है। तो राम जन्म मिश्र, ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान, रवि भूषण पांडे की यदि हम बात करें, इसका सही उत्तर था इस प्रश्न का। ठीक है, डॉक्टर प्रतिभा स्मृति मैं और मेरी अल्हड़ कविता इनकी आप कह सकते हो कृति है, और शंभू कुमार बिगुल बजाने में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया सबका। चलो इसको बताएं। हाल ही में लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया, बताएं। बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? चलो बताएं।
चलिए जवाब दीजिएगा। लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? फास्ट जवाब दीजिए। देखो, इसका सही जवाब है स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। यदि अपना भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे इस प्रश्न के विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पहला विकल्प साहित्य के लिए दिया जाता है, दूसरा विकल्प तीसरे में भी साहित्य की बात है, और सी वाले में यदि हम बात करें शिक्षा की बात है। तो कहीं भी जो है ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवा जैसा पुरस्कार यहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं। तो आप आसानी से, आपके दिमाग में दो ही चीज़ें थी, या तो बी या तो ई। जो लोग समग्रता से इसको देखे होंगे, ध्यान से प्रश्न पढ़े होंगे, लास्ट में उनके दिमाग में सिर्फ दो विकल्प बचे होंगे यदि कुछ नहीं पता रहा होगा, या तो बी या तो ई। अब इसमें से सही कौन सा है? स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ये आपका सही उत्तर है। अब पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान, अभी मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड में कि ये जो सम्मान है ये डॉक्टर राम जन्म मिश्र को दिया गया था। किसको दिया गया? रट जाइए भैया, डॉक्टर राम जन्म मिश्र, डॉक्टर राम जन्म मिश्र, इसको रट जाना है आपको। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार। इसकी यदि हम बात करें तो आप जानते हो ये दिया गया था डॉक्टर, कल मैंने इनके बारे में आपको बताया था, डॉक्टर शंकर नाथ झा, डॉक्टर शंकर नाथ झा को ये पुरस्कार दिया गया था। बिहार राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना। सर्वोच्च पुरस्कार है जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये दिया गया था डॉक्टर शंकर नाथ झा को। इसके बाद तीसरे स्थान पे आपको देखने को मिल रहा है कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान। और कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान की बात करें तो अभी मैंने आपको दूसरे प्रश्न में बताया था डॉक्टर महेंद्र झा हैं, और डॉक्टर महेंद्र झा को यह सम्मान दिया गया है। तो बिहार से संबंधित जब पुरस्कारों की बात होती है तो उनको आपको रट जाना है, किसी भी प्रकार से रट जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में कहां पर बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई? हाल ही में कहां पर बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई, आपको बताना है। बताएं, बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा कहां पर की गई है? हाल ही में कहां पर बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, रोहतास। आज जो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है, कान खोलकर सुन लीजिएगा। अगर आप इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाते हैं और आप पहले मिनट से जुड़े हैं, आप पहले मिनट से जुड़े हैं और इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही निराशाजनक है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब मैंने 2 बार बताया अभी तक इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने 2 बार इसकी चर्चा की है। और यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों को तो निश्चित रूप से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे उपस्थित तो हैं लेकिन मानसिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, तो फिर आपकी इस क्लास का कोई मतलब आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं इसका सही और आपको याद नहीं आ रहा है कि अभी मैंने कैसे बताया था, तो आपको फिर भूल जाना है बीपीएससी। ये कटु थोड़ा सा लगती है, जो सच्ची बातें होती हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि यही सच्चाई है। डी विकल्प सही उत्तर है, रोहतास। और अभी मैंने आपको बताया था, मैं ये भी बता देता हूँ किस प्रश्न में मैंने इसकी चर्चा की थी। ये चर्चा हमने किया था प्रश्न संख्या 2 में, जब हमने सुपौल के बारे में बताया था, वहाँ पे इसकी चर्चा की गई थी। तो जो लोग 2 के बाद आए हैं, प्रश्न संख्या 2 के बाद आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप प्रश्न संख्या 2 के डिस्कशन के समय उपस्थित थे और आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा है बेगूसराय। बेगूसराय के बारे में अभी मैंने क्या आपको बताया था? लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जो जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए, यहीं से संबंधित थे। इसके बाद आपको पता होगा दूसरे स्थान पे है दरभंगा। दरभंगा के बारे में आपको बता दें, अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की।
ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट की माने तो दरभंगा जो है ये पटना के बाद, याद रखिएगा, दरभंगा पटना के बाद बिहार राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है। मतलब बिहार राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब आज की तिथि में दरभंगा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हब जो है शिक्षा का वो दरभंगा है। पहला कौन सा है? पहला पटना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पटना की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक विकल्प में पटना दिया भी हुआ है। तो पटना के बारे में इतना याद रख लीजिएगा कि पटना में एक खादी मॉल बनाया गया है और उसी खादी मॉल की तर्ज पर पूर्णिया में भी एक मॉल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पटना में जो खादी मॉल बनाया गया है उसी की तर्ज पर पूर्णिया में भी खादी मॉल बनाया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश की टॉप कंपनियों ने बिहार राज्य में स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क व शॉपिंग मॉल खोलने में निवेश की इच्छा जताई है? बताएं, हाल ही में किस देश की टॉप कंपनियों ने बिहार राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई है? बताएं, वो देश कौन सा है जिसकी कंपनियों ने भारत में निवेश की इच्छा जताई है? फास्ट जवाब दीजिए, वो देश कौन सा है जिसने भारत में निवेश की इच्छा जताई है? चले फास्ट जवाब दीजिए, वह देश कौन सा है? देखो, ये देश है जापान। ठीक है, जापान के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा जापान के बारे में बेसिक जानकारी, जैसे फूमियो किशिदा ये क्या है? ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है जिनमें आता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और अगला है क्यूशु। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप आपके आते हैं। आपके लिए आज मैं किसी राज्य के बारे में होमवर्क नहीं दूंगा, बल्कि सबसे पहली जो कक्षा मैं लेके आया था करंट अफेयर्स की आपके लिए, उसमें मैंने जापान के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो वहीं से आपके लिए कुछ होमवर्क है कि आपको इसका जवाब हमें देना है। ठीक है, क्या जवाब दोगे आप? सबसे पहली बात आपने सुना होगा मिनीमाता कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन। आपने सुना होगा नागोया प्रोटोकॉल, इसको नोट करते जाइएगा, नागोया प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा सेंदई समझौता, सेंदई फ्रेमवर्क समझौता। आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। मिनीमाता कन्वेंशन, नागोया प्रोटोकॉल, सेंदई फ्रेमवर्क, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो प्रमुख प्रोटोकॉल हैं जिनके बारे में मैंने नाम लिखा है, जैसे मिनीमाता कन्वेंशन क्या है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है, सेंदई फ्रेमवर्क क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इन सभी के बारे में, इन चारों के बारे में सबसे पहली बात, ये समझौता कब हुआ था, ठीक है, किस संदर्भ में हुआ था, एक लाइन में, जैसे कोई पर्यावरण के लिए हुआ तो पर्यावरण के लिए, कोई यदि मान लो बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ है तो उसमें एक लाइन में लिखना है, एक पंक्ति में आप कह सकती है, एक शब्द में भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको बताना है कि ये समझौता कब हुआ, किस शहर में हुआ। देखो शहर के नाम तो यही है, लेकिन ये जो शहर हैं ये किस द्वीप पर स्थित हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे, पहला किस द्वीप पर स्थित हैं, दूसरा समझौता कब हुआ, तीसरा समझौता क्या है, मतलब क्या या किस संबंध में है। ये 3 जानकारी इन 4 शहरों के बारे में आपसे अपेक्षित है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। साथ साथ 2 शहर और आपको बताने हैं कि किस द्वीप पर हैं। पहला आपको बताना है हिरोशिमा, दूसरा आपको बताना है नागासाकी, ये किस द्वीप पर हैं, ठीक है। और इसी में और जोड़ लीजिए, इसी में और जोड़ लीजिए, क्या जोड़ना है आपको कि वर्तमान समय में जापान में कौन सा युग चल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे सम्राट बदल जाते हैं तो युग भी बदल जाता है, सम्राट नए आते हैं तो युग भी नया आता है।
तो कौन सा नया युग चल रहा है ये भी आपको बताना है। तो इतनी जिम्मेदारी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसको बताएं, देश में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताएं, भारत का पहला राज्य कौन सा है? चलें जवाब दीजिए। देश में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात। देश में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए फास्ट। चले, ये राज्य है आपका बिहार। बिहार विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ई विकल्प आपका सही उत्तर है। तो भैया पहले प्रश्न में आपका 8वें नंबर के प्रश्न में आपका ई विकल्प सही हुआ है। ठीक है, चलिए अब बिहार के बारे में आपकी बात हो रही है तो आपको बता दें कि सबसे पहली बात, बिहार राज्य ने अभी घोषणा की थी कि बिहार राज्य का अपना अलग औद्योगिक बल होगा। जैसे CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसी प्रकार से राज्य का अपना औद्योगिक सुरक्षा बल होगा। यह घोषणा करने वाला राज्य है बिहार, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? चले बताएं, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वहां पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देश के किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, तो आपको बताना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, सतघरवा जलाशय योजना, पिछली बार मैंने बताया था, सतघरवा जलाशय योजना को बिहार राज्य सरकार फिर से पुनर्जीवित कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक फिल्म है जिसका नाम है उम्मीद ए होप। उम्मीद ए होप जो फिल्म है, इसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया, उसी पर आधारित है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय पर आधारित 21 से 22 मिनट की ये जो फिल्म है उम्मीद ए होप, इसको राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है बिहार के संदर्भ में। ठीक है, चलिए इसको बताएं, हाल ही में किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? किस जिले के स्कूली छात्रों ने, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। ये जो विद्यालय है यदि हम बात करें तो कहां पर है, यही आपको बताना है। किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है गया। गया इसका सही उत्तर है। यहां पे विकल्प में है नालंदा। नालंदा के बारे में मैंने क्या बताया था पिछले दिनों? मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आयुर्वेद महापर्व 2021 का जो आयोजन था वो नालंदा में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? नालंदा में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार ने फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में किस राज्य को हराकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बताएं। ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने कैसे जीता है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम? जवाब देना है आपको, फास्ट जवाब दीजिए। चलें जवाब दीजिए। हाल ही में बिहार ने फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में किस राज्य को हराकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम? फास्ट जवाब दीजिए। इसका जवाब है सिक्किम।
डी विकल्प आपका सही उत्तर है। सिक्किम के बारे में आपको पता होगा, इनकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं नए बने थे, इनका नाम था प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तवांग इनका नाम आपको याद रखना है, प्रेम सिंह तवांग। ये तो हो गई बात सिक्किम की। प्रेम सिंह तवांग मुख्यमंत्री हैं, गंगटोक राजधानी है। और राज्यपाल यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, मान लीजिए याद रख लेना है हमें, गंगा प्रसाद। तो यहाँ पे राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जब सिक्किम की बात आती है तो क्या सिक्किम में कुछ दर्रे भी हैं, तो आपको याद रखना है, जी हाँ, सिक्किम में दर्रे भी हैं। कौन कौन से दर्रे प्रमुख हैं सिक्किम में? पहला आपको देखने को मिलता है नाथुला दर्रा। दूसरा आपको देखने को मिलता है जेलेपला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दो दर्रे भी सिक्किम से संदर्भित याद रखना है। अब जो सिंसियर कैंडिडेट होंगे वो क्या करेंगे, सिक्किम के अलावा उत्तराखंड के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, सभी के दर्रों को एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। तो आपको भी प्रयास करना है कि जब दर्रे की बात हो रही तो जितने भी दर्रे हैं उनको देख लेना है। साथ ही साथ पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं, इनको भी याद रख लेना है। जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इनको भी याद रख लेना है। जब इनको याद करने जाइएगा तो इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि किस क्रम में ये आते हैं उत्तर से दक्षिण में, इनका क्रम भी आपको याद रखने की जरूरत है। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किस संस्था के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं? बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किस संस्था के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं, आपको बताना है। बताएं किस संस्था के साथ मिलकर ये फिल्में तैयार की गई हैं? इसरो, डीआरडीओ, बॉलीवुड, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताएं, फास्ट जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए। किस संस्था के साथ मिलकर बिहार राज्य सरकार ने ये फिल्में तैयार की हैं? देखो, इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका नाम है, मतलब इसका ई विकल्प सही उत्तर है। यूनिसेफ की यदि हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। और पूछा जा सकता है कि इसकी प्रमुख कौन है, हेड कौन है, तो हेनरीटा H4 इनकी हेड है, ये आपको पता होना चाहिए। हेनरीटा H4 इनकी हेड है, ये आपको याद रखना है। और यूनिसेफ के बारे में पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। हाल ही में घोषित बिहार का पहला एक्सप्रेसवे किन दो शहरों के मध्य बनेगा? बिहार में पहली बार बनने जा रहा है भैया ये एक्सप्रेस वे। तो ये जो एक्सप्रेस वे होगा ये किन दो शहरों को जोड़ेगा? और जब बात करते हैं हमें एक्सप्रेस वे की, तो उससे पहले जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, हमें पता होना चाहिए राज्य राजमार्ग। तब तक आप बताएं उसके बारे में। ये दोनों तो हमें पता होना चाहिए। जब हम एक्सप्रेस वे पे पहुंचते हैं तो उससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से होकर ही तो आप पहुंचते हो ना। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं होगा कि घर से निकले और एक्सप्रेस वे पे आ गए। कहीं ना कहीं आप या तो राज्य की सड़कों का आप इस्तेमाल करोगे या तो केंद्र द्वारा तैयार की गई सड़कों का इस्तेमाल करोगे। और यदि आपसे बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको देखने को मिलते हैं पटना में। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं पटना में। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा राज्य राजमार्ग किस जिले में है, तो वो भी है पटना में। तो याद रखना है, बिहार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार में सबसे ज़्यादा राज्य राजमार्ग दोनों हैं पटना में। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग की दूसरी सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है मधुबनी।
दूसरे नंबर पर है मधुबनी। यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्य राजमार्गों की दूसरी संख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है गया। ठीक है, ये दो याद रखिए, दो पर्याप्त हैं, बाकी डिटेल मैंने कराई है। अर्थव्यवस्था वाला जो वीडियो है इसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो बात हो रही है वो है पटना को कोलकाता से जोड़ने की, और पटना को कोलकाता एक्सप्रेस वे के माध्यम से अब जोड़ा जाएगा। ठीक है, चल। हाल ही में बिहार के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। धीरज कुमार, शंभू कुमार, प्रगति सिंह, दीपक हुड्डा। देखो, इसमें जिन्होंने अभी तक ध्यान से पढ़ा होगा तो उनको पता हो गया होगा कि शंभू कुमार इस विकल्प से बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि शंभू कुमार ने बिगुल बजाने में रिकॉर्ड बनाया है, सेना के जवान है। फिर आपने देखा प्रगति सिंह। प्रगति सिंह का नाम जिन्होंने नहीं सुना हो, आपको बता दें कि इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम में इनकी, आप कह सकते हो इनको जगह मिली है। तो इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम में इनको जगह मिली है। प्रगति सिंह क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। अब बात आती है दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा आप जानते हो एक क्रिकेट प्लेयर हैं, ये भी इसके जवाब में नहीं फिट बैठते हैं। अब या तो ए या तो ई, इन्हीं में से कोई सही है, मतलब धीरज कुमार या इनमें से कोई नहीं। अब जब धीरज कुमार की बात करते हैं तो इसका उत्तर सही है, धीरज कुमार इसके सही उत्तर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया? कहां से कहां तक? भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक, और बिहार में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन ये है। तो ये ट्रेन कौन सी है? श्रमजीवी, राजधानी, वाराणसी, पटना, कवि गुरु, इनमें से कौन सी एक्सप्रेस है या इनमें से कोई भी नहीं है? बताएं कौन सी ट्रेन इनमें से है? इनमें से कौन सी ट्रेन है, आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सी ट्रेन है? श्रमजीवी, राजधानी, वाराणसी, पटना या कवि गुरु? देखो, इसका सही उत्तर है कवि गुरु एक्सप्रेस। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कवि गुरु एक्सप्रेस पहली ट्रेन है जो बिजली से चली है, ये आपको पता होना चाहिए बिहार में। और इन दो सेक्शन के बीच, मंदार हिल, भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेल खंड के बीच। हाल ही में जारी असर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी है? क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार राज्य सरकार के जो स्कूल हैं, 2021 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कि 2020 की तुलना में 2021 में कितनी वर्षों की बच्चों की जो संख्या है वो वृद्धि हुई है। मतलब सरकारी स्कूल में, आसान शब्दों में समझो तो पिछले एक वर्ष में यदि हम तुलना करें पिछले वर्ष की इस वर्ष से, तो कितना ज़्यादा छात्र जो है नामांकन कराए हैं, कितने ज़्यादा छात्रों ने प्रवेश लिया है। कहीं ना कहीं इसका शाब्दिक अर्थ है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, और विशेष रूप से सरकारी विद्यालय। तो ये जो रिपोर्ट है, हालांकि ज़मीनी वास्तविकता तो मुझे नहीं दिखता कि ऐसा है, क्योंकि कोविड काल में, और दूसरा इस तरह से भी नहीं हो सकता कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, वो भी पिछले एक साल में। इतनी बेहतर हो गई बिहार की शिक्षा व्यवस्था, ये तो शायद आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा करीब हो। तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उतनी बेहतर हो गई है कि यहाँ पर अब लगातार नामांकन अनुपात बढ़ रहा है, और इसमें कितना बढ़ा है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले बताएं कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है ये आपको बताना है। देखो, जो यहाँ पे लिखा है असर, इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट इसका नाम है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आई है, 2021 की रिपोर्ट है, और इसके अनुसार बिहार में 3.6% नामांकन बढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या में जिन्होंने सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाया, उनकी संख्या 3.6% बढ़ी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अब वास्तविकता में तो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था खराब है, सरकारी स्कूलों का जो आप कह सकते हो आधारभूत जो संरचना होनी चाहिए विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में, वो देखने को नहीं मिलती है। चाहे हम यूपी में देखें चाहे हम बिहार में देखें, क्योंकि यूपी में तो बहुत नज़दीक से मैं देख रहा हूँ, नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इसको बताएं, स्मार्टफोन की उपलब्धता के मामले में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? बताएं, स्मार्टफोन की उपलब्धता के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? यह भी जो है, यह भी उसी रिपोर्ट का अंश है, असर रिपोर्ट का ही अंश है और उसी में ये बताया गया है। ठीक है, लेकिन इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ जानकारियाँ और नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें बोला गया है कि वर्ष, जो असर रिपोर्ट है इसमें बोला गया है कि वर्ष 2020 में जो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या थी सरकारी स्कूलों में, वो 76.9% थी। 6 से 14 उम्र के बच्चों की बात हो रही है, 76.9% थी। मतलब यहाँ पे यदि आप देखो तो क्या कहा जा रहा है कि यदि 100 बच्चा 614 वर्ष की उम्र में पढ़ने वाला है, तो उसमें से 76.9% जो बच्चा है वो सरकारी स्कूलों में जाता था। बाकी के जो 25 से 26% बच्चे हैं ये प्राइवेट, 24 से 25% जो बच्चे हैं ये प्राइवेट स्कूलों में जाते थे। ठीक है, और यह भी बोला गया है इसमें कि इन बच्चों में, ये जो बच्चे यहाँ पे जाते थे जिनमें से 73.5% जो बच्चे हैं ये ट्यूशन लेते हैं। कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूलों में जो 76.9% बच्चे जाते हैं, इन 76.9% का जो भी आंकड़ा आता है उसके 73% बच्चे जो होते हैं ये ट्यूशन लेते हैं, ये भी बताया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि 2/3 बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन लेते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय औसत क्या है ट्यूशन का? राष्ट्रीय औसत है 39.2%। राष्ट्रीय औसत के अनुसार स्कूलों में पढ़ने वाले, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 39.2% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार के संदर्भ में क्या पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 73% बच्चे जो है वो ट्यूशन लेते हैं। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये वर्ष 2020 में नामित बच्चों की संख्या है 76.9%। पूछा जा सकता है क्योंकि शिक्षा पे लगातार आपके पड़ोसी राज्य में चुनाव है, लगातार शिक्षा मुद्दा बना हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2000, इसका जवाब तो मैंने दिया ही नहीं। स्मार्टफोन की उपलब्धता के मामले में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? बताएं। यहां पे बताया गया है इस रिपोर्ट में कि स्मार्टफोन की उपलब्धता में जो बिहार का स्थान है वो है, आप कह सकते हो, अंतिम पायदान पे। मतलब भारत के सभी राज्यों में सबसे कम स्मार्टफोन की जो उपलब्धता है वो बिहार में है। बिहार अंतिम स्थान पर इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन है किस राज्य में, तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यदि हम बात करें, मतलब कि कितने नागरिकों, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन का मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास 1000 हो, तो उसको कितने ज़्यादा नागरिकों के पास है, मतलब नागरिकों में कितना स्मार्टफोन है, इसका जो रेशियो निकाला जाता है उसमें बताया गया है कि 97.5%, 97.5% जो स्मार्टफोन है ये केरल में है। मतलब कहने का मतलब है कि केरल में स्मार्टफोन की जो उपलब्धता है वो 97.5% है और देश में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन की उपलब्धता केरल में आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है राष्ट्रीय औसत क्या है, तो राष्ट्रीय औसत जो है स्मार्टफोन उपलब्धता की वो है 67.6%। ठीक है, राष्ट्रीय औसत है स्मार्टफोन उपलब्धता की 67.6%, इसको भी आपको याद रखना है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में क्या है, तो बिहार में आपको याद रखना है 54.5% स्मार्टफोन उपलब्धता है। याद रखिएगा, बिहार में स्मार्टफोन उपलब्धता 54.5% है, ये आपको याद रखना है। और ये डेटा है 2021 का। ठीक है, 2021 में बिहार में 54.5% स्मार्टफोन उपलब्धता है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या रहा? चलो एक लाइन में बता दो फास्ट में। चले जवाब दीजिए, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने अभी बताया था, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में डिटेल में, और मैंने बताया भी था कि यही एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको बता दें, इसमें बिहार का स्थान है 17वां। नागालैंड के साथ बिहार संयुक्त रूप से इस स्थान पर बना हुआ है। हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताएं। चले, धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फास्ट बताएं थोड़ा सा। ये किया गया नालंदा के राजगीर में, ठीक है। और जब नालंदा की बात आती है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। क्यों याद रखना है? क्योंकि गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया था। तो नालंदा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें पद्म पुरस्कार में जगह नहीं मिली? कहने का मतलब है, यहाँ जो नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नाम ऐसा है जिनको पद्म पुरस्कारों में जगह नहीं मिली है, और उस आधार पे आपको अपना चुनाव करना है। बताएं। देखो, बिहार से कुल 8 लोगों को पद्म पुरस्कारों में जगह मिली थी, ठीक है। कुल 8 लोगों को पद्म पुरस्कारों में जगह मिली थी, जिनमें पद्म विभूषण मिला था जॉर्ज फर्नांडीज पूर्व रक्षा मंत्री को। जॉर्ज फर्नांडीज के अलावा बाकी अन्य लोगों को जो है वो किसी को भी पद्म विभूषण नहीं मिला था, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार पाने वाले अन्य लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, सुजय कुमार गुहा, इनको मिला है, जी हाँ, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में मिला है। दूसरा नाम आता है रामजी सिंह। रामजी सिंह के बारे में भी पिछले दिनों मैंने बताया था कि इनको मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में। तीसरा नाम आता है श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा को मिला है कला के क्षेत्र में। फिर अगला नाम आता है शांति रॉय, याद रखिएगा ये नाम शांति रॉय है। शांति रॉय को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और एक अन्य महिला को मिला है, उनका नाम है शांति जैन। इनका भी नाम याद रखिएगा, शांति जैन। और शांति जैन की जब बात करते हैं तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है। याद रखिएगा, शांति जैन को कला के क्षेत्र में, शांति रॉय को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, इनको मिला है। इसके बाद विमल कुमार जैन हैं, इनको मिला है। तो कुल मिला के 8 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, और 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? बताएं। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? चलिए जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब देना है आपको। देखो, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का तंजाउर है। तमिलनाडु के तंजाउर में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तमिलनाडु के तंजाउर में इसकी स्थापना की गई है। अब आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं, कुछ बात करनी है थोड़ी सी, 1 मिनट का समय और लूँगा मैं। सबसे पहली बात कि जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं, कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोगों ने पंजाब के बारे में भी लिख कर भेजा था, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। और कल मैं जब करंट अफेयर्स लाऊंगा उससे पहले पंजाब के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि जापान के बारे में बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि जब हमने करंट अफेयर्स का पहला सेशन प्रारंभ किया था ना, तो वहाँ पे हमने जापान से ही चर्चा को प्रारंभ किया था। जापान को उस प्रश्न में मैंने रखा था, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जापान की चर्चा नहीं होगी कल हम सबसे पहले आपको पुराना जो प्रश्न है कि पंजाब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, उसको हम शेयर करेंगे। और आपसे एक आग्रह है कि अब थोड़ा सा ना पढ़ाई में नया पढ़ने से अलावा नया पढ़ने को जो है वो द्वितीय प्राथमिकता में रखिए।
और रिवीजन को प्रथम प्राथमिकता में रखिए। तो थोड़ा सा पढ़ने की जो रणनीति है ना उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। अब लास्ट के जो आप कह सकते हो 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, इसमें रिवीजन को प्राथमिकता दीजिए, नया पढ़ने को प्राथमिकता मत दीजिए। भले ही आपको लगता है आपने 80% पाठ्यक्रम कवर किया है, उसी 80% को आप कहने का मतलब है उस 80% से कुछ आपका गलत ना हो, उसको 100% बनाने का प्रयास करें। तो रिवीजन को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दीजिए। इसके संदर्भ में एक रविवार को जब हम आएंगे टेस्ट सीरीज के बाद तो बेहतर चर्चा भी होगी इस पे, और इस संदर्भ में हम आगे बात भी करेंगे। दूसरी बात कि ज़्यादा पुस्तकों पे नहीं भागना है, प्रत्येक चीज़ की एक पुस्तक ले लीजिए। आपको कुछ नहीं है आपके पास, यदि आपके पास सिर्फ लूसेंट है तो सिर्फ लूसेंट को पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए, बार बार प्रश्नों को बनाइए, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए, और प्रश्न आपको मिल ही जा रहे हैं। यदि अच्छा लगता हो करंट अफेयर्स लगातार अच्छा जो आपको मिल रहा है, कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर की सीरीज हम प्रारंभ करने वाले हैं, शायद कल से आपको प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वो रेगुलर मिलने लगेगी, तो उस आधार पे भी हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार से कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रश्न का जवाब सभी को देना है जो पूछे गए हैं जापान के बारे में। नहीं देते हैं इसका मतलब आप अपनी परीक्षा को लेकर जो है सीरियस नहीं है, निश्चित रूप से नुकसान उठा बैठेंगे। क्यों नुकसान उठा बैठेंगे? क्योंकि आपकी परीक्षा के 3 पिलर हैं। यदि आपने इन 3 पिलर को मजबूत कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 3 पिलर कौन कौन से हैं? पहला बिहार राज्य विशेष, दूसरा पिलर करंट अफेयर्स और तीसरा पिलर आपका है साइंस। साइंस आपने कर लिया, बिहार राज्य विशेष आपने कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, इन्हीं तीनों के दम पर आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए मैं लगातार करंट अफेयर्स में लगा हूं। क्यों? क्योंकि 30 प्रश्न जो 32 प्रश्न आए वो गलत ना हो आपके। ये 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं जो आपको सफलता तक पहुंचाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कराएंगे। तो बिहार राज्य विशेष, इसके बाद करंट अफेयर्स और साइंस, इन तीनों को प्रथम प्राथमिकता में रखिए। इन तीनों को तो पढ़ना मत भूलिए किसी भी दिन, प्रतिदिन इन तीनों विषय को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त यदि समय मिले तो अन्य विषय को पढ़िए, अन्यथा नहीं मिलता है मत पढ़िए, लेकिन इन तीनों का बार बार रिवाइज करिए, बार बार बेहतर करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।